Hello everyone, welcome back to Preparize all of you. In last session, we have studied about electrostatic force among multiple charges, in which we have studied the superposition principle, right? Actually, in last class, we have targeted two topics: electrostatic force among multiple charges and then relative permittivity, जिसे हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इन दो टॉपिक्स को हम लोगों ने टारगेट किया था। बट समय के अभाव के कारण हम लोगों ने एक ही टॉपिक को डिस्कस किया, जिसमें कि हम लोगों ने जाना द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को ही फोर्स के मैग्नीट्यूड को ही फाइंड करने में हेल्प नहीं करता है, जबकि कई सारे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना है, जैसे एग्जांपल के लिए चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो। क्लियर? तो जब हमें कभी भी मल्टीपल चार्जेज के अमॉन्ग कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फिनोमिना फाइंड करनी होती है, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करते हैं। इसमें होता क्या है कि जो कोई किसी मीडियम में अगर दो से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो, क्लियर है, किसी मीडियम में दो से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो, तो उनके किसी एक पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा, है ना, जो किसी एक पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर सभी चार्जेस के द्वारा जो लगने वाला फोर्स होगा, उसे हम लोग इस प्रिंसिपल के तहत फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है? जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में बता रखा है कि कोई Q1 चार्ज होगा तो Q1 चार्ज के ऊपर Q2, Q3, Q4, Qn ऐसे तक के नंबर ऑफ n चार्जेज होंगे, और उनके द्वारा जो इंडिविजुअल फोर्सेज लगेंगे, उन सभी का जो वेक्टर सम होगा, वो एक पार्टिकुलर चार्ज के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। ठीक ऐसा ही कंडीशन आ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड फ्लक्स के लिए। क्लियर है? तो ये सारी घटनाओं को भी हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? या एक चीज और है कि हम लोग अभी थोड़ा स्लो चल रहे हैं। ठीक है, हो सकता है मे बी कि मेरे वीडियोज के थ्रू कुछ बच्चे जो है बोर्ड प्रिपरेशन के लिए तैयारी कर रहे होंगे, है ना, बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपरेशन जो है कर रहे होंगे। बट वीडियोज काफ़ी स्लो जा रहा है। मैंने ऐसे भी पहले भी कहा था कि प्रेपराइज का जो मेनली एम है वो स्टूडेंट्स का हेल्प करना। तो मैं अगर वो ऐसे स्टूडेंट थे जो कि पूरी तरीके से डिपेंडेंट थे, तो मैं उन्हें कहूँगा कि पूरी तरीके से हम प्रेपराइज पे उन्हें डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कहीं से उन्हें जो है ऑफलाइन क्लासेज करनी चाहिए, देन इस यहाँ से प्रेपराइज से वो हेल्प ले सकते हैं। क्लियर है? सो आगे की क्लास को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है हम लोगों ने जान लिया। तो लास्ट क्लास में रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पढ़ने के लिए हमें बाकी रह गया था। अच्छा, वन मोर थिंग गाइज, आई हैव जस्ट रिमेंबर दैट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल्स के क्या क्या एडवांटेज है, आई थिंक मैंने डिस्कस कर दिया था, बट मैं उसे फिर से एक बार डिस्कस करता हूँ ताकि आप लोग की जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे। क्लियर? तो उसमें सबसे पहले एडवांटेज जो थी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की, जो कि हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करने के लिए अलाउ करता है। क्लियर है? वो कौन सी एडवांटेज है, सबसे पहले उसी को मैं डिस्कस करता हूँ। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग यदि कोई दो चार्जेज किसी मीडियम में प्रेजेंट है, राइट, एक ये चार्ज होगा, एक ये चार्ज होगा, तो जाहिर सी बात है ऐसे तो कई सारे चार्ज होंगे, तो किसी दो चार्जेस के बीच जो लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जाहिर सी बात है उनके जो सेपरेशन डिस्टेंस होता है उसी के अलॉन्ग फोर्स भी वर्क करता है। क्लियर है? तो जो इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा होगा, अगर इनके बीच कोई तीसरा चार्ज आ जाए, कोई तीसरा चार्ज आ जाए, तो क्या इससे जो है इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो जी नहीं, बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और यही जो फैक्ट है, क्लियर है, यही जो फैक्ट है वो हमें सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करने को अलाउ करता है। क्लियर है? बात आ रही समझ में कि दो चार्ज के बीच किसी तीसरे चार्ज के प्रेजेंस के कारण दो चार्जेस के बीच लगने वाले फोर्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर है? और दूसरी एडवांटेज तो मैंने बता ही दिया कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का यूज करके बाकी सभी इलेक्ट्रिक फिनोमिनाज को जो है हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो प्रेजेंस ऑफ मोर देन टू चार्जेस। क्लियर? नेक्स्ट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस के लिए काफी जो है अच्छा माना जाता है। क्लियर है? मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शंस कहने का मतलब है कि कोई क्वांटिटी है, उसकी मैग्नीट्यूड हम लोग आसानी से निकाल रहे हैं, खास करके इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के लिए। क्लियर है? ओके, सो नाउ लेट मूव ऑन द रिलेटिव परमिटिविटी और द इलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज डिनोटेड बाय कैपिटल के। तो लास्ट क्लास में भी मैंने डिस्कस किया था और यहाँ पे अभी भी लिखा हुआ है, एज यू कैन सी द रेशियो ऑफ relative permittivity is which is denoted by capital K. Relative permittivity is the ratio of absolute permittivity in of any medium. I have already told you that permittivity is a property of any medium, right? आप पीछे के कुछ सेशंस में जाकर आप उसे विजिट कर सकते हैं सेशंस को, तो वहाँ पे आपको ये जानकारी अच्छे से मिल सकती है। क्लियर है? तो परमिटिविटी किसी भी मीडियम का एक प्रॉपर्टी होता है। क्लियर है? तो सपोज ये किसी अनदर मीडियम का हो, तो किसी अनदर मीडियम का जो एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगा और जो एयर की परमिटिविटी होती है, क्लियर है, जो एयर या वैक्यूम की जो परमिटिविटी होती है, उन दोनों एब्सोल्यूट परमिटिविटीज के रेशियोज को जो है क्या कहा जाता है? रिलेटिव परमिटिविटी कहा जाता है, और इसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। इसका यूज क्या है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है? हाँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे भी दिखा रखा है कि सपोज की दो चार्जेस प्रेजेंट हो, एक Q1 एक Q2, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, हम लोग लाइक चार्जेस को लेते हैं। क्लियर है? देन एयर अगर मीडियम हो इनका, क्लियर है, अगर इनका मीडियम एयर हुआ,
तो इनके लिए जो परमिटिविटी होगी, एब्सोल्यूट परमिटिविटी होगी, एप्सिलॉन 0 होगा, है ना? क्लियर है? तो ये एयर में अगर हुई तो इनके बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा उसे आप कैसे डिनोट करोगे? उसे आप रिप्रेजेंट करोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसके जगह पे जो स्मॉल के भी हम लोग यूज कर सकते हैं ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह जो क्या होता है, स्मॉल के होता है ना, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कहते हैं। मैंने पहले ऑलरेडी बता रखा है, क्लियर है? देन इसमें दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें, है ना, एंड डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए मेन जो एयर की परमिटिविटी है उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट की जाती है। तो परमिटिविटी हमारी एयर थी, क्लियर है? परमिटिविटी हमारी क्या थी, एयर। तो हमने 4/एब्सोल्यूट 0 रख करके जो है, या फिर एब्सोल्यूट नॉट इसे पढ़ते हैं, हमने रख करके इसको निकाल दिया, क्लियर है? ऐसे इस रूप में लिख दिया। और इसकी वैल्यू भी गाइज आप लोग को पता होगा कि इसकी वैल्यू जो है मैंने बता रखा है, टोटल जो होता है 1/4 पाई एब्सोल्यूट नॉट का जो वैल्यू होता है वो होता है 9 × 10⁻9 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है? इसकी यूनिट होती है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्लियर है? देन और ये जो केवल एब्सोल्यूट 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8 एब्सोल्यूट 0 की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.854 × 10⁻−12। इसमें हो जाएगा आपका जाके न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसकी ऐसा यूनिट ये होती है परमिटिविटी की, क्लियर है? ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे रिलेटिव परमिटिविटी की। एक्चुअली मैंने जो है यहाँ पे के इक्वल टू क्या लिखा है, एज यू कैन सी के इक्वल टू एब्सोल्यूट डिवाइडेड बाई एब्सोल्यूट 0, राइट? एब्सोल्यूट 0 मीन्स means the permittivity of absolute permittivity of any medium या फिर अनदर मीडियम हम लोग कह सकते हैं, कोई भी मीडियम हो सकता है, क्लियर है? एंड नीचे जो है वो है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर, एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम, क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू वहाँ पे पुट डाउन कर रहे हैं, क्लियर है? तो अगर हमें एब्सोल्यूट की वैल्यू डालनी हो, अगर सपोज एब्सोल्यूट की वैल्यू डालनी हो वहाँ पे, है ना, एब्सोल्यूट 0 के जगह पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं ना, ऐसा जो मैंने 4/एब्सोल्यूट 0 लिख रखा है। तो अब जस्ट हमें अगर वो कोई अनदर मीडियम होगा, तो अगर हमें के जो कैपिटल के है रिलेटिव परमिटिविटी, अगर फॉर्मूला क्वेश्चन अगर हम इसे न्यूमेरिकल बनाते हैं, ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में जो है रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ रहता है, दैट इज कैपिटल के की वैल्यू दी रही होती है, तो हम कैपिटल के जस्ट यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्लियर है? जस्ट यहाँ हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो हो जाएगा एब्सोल्यूट इक्वल टू के इंटू एब्सोल्यूट 0 हो जाएगा। तो इतनी वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे पुट कर रहे हैं, क्लियर है? पहले से 1/4 एब्सोल्यूट 0 था, और जस्ट हमने यहाँ पे जो है अगर रिलेटिव परमिटिविटी ही हमें दे रखा होगा, हम इसको यहाँ पे पुट कर देंगे, वरना अनदर मीडियम परमिटिविटी दे रखा है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट 0 के जगह एब्सोल्यूट 0 की जगह उतना बड़ा कैलकुलेशन करने से तो अच्छा यही होगा कि आप क्या करो, पहले के की वैल्यू निकालो, है ना? एब्सोल्यूट आपको जो दिया हुआ रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे आप, है ना? देन एब्सोल्यूट 0 की वैल्यू आप जानते हो 8.854, तो इसी को कैलकुलेट करके के की वैल्यू लाओगे और डायरेक्ट यहाँ पे के की वैल्यू रख दोगे, क्लियर है? या राइट, के की वैल्यू रख दोगे, मीन्स कि 9 × 10⁻9 के साथ जो है के की वैल्यू रख दोगे, है ना, डिवाइडेड बाई के की वैल्यू। और इन दोनों का जो क्या कहते हैं क्वेश्चन जो निकल करके आएगा, है ना, क्वेश्चन क्या हो जाएगा 9 × 10⁻9 के साथ नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। आई होप इस चीज़ को आप समझे। अगर आपको थोड़ी समझने में परेशानी भी हो तो आप वीडियो क्लिप को थोड़ा स्लो करके और उसे एक बार फिर से जरूर देखें, ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, देन अब हम लोगों ने यहाँ तक अब तक तो पढ़ लिया कि जब 2 से ज़्यादा चार्जेस प्रेजेंट हो किसी मीडियम में, तो उनके बीच के फोर्सेज को जो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे इसको एक्सप्रेस करेंगे, क्लियर? देन रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के यूज को भी हमने पढ़ लिया, और क्या होता है वो भी पढ़ लिया, क्लियर है? अब सब प्रैक्टिकली सोच के देखिए कि अगर किसी बॉडी का आप किसी बॉडी में चार्जेस प्रेजेंट, क्लियर है, किसी बॉडी में जो चार्जेस प्रेजेंट हो, तो उस बॉडी पर जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है, क्या उनके बीच जो लग रहा फोर्स होगा, मीन्स उस बॉडी पे जो प्रेजेंट चार्जेस हैं उनके बीच जो लग रहा फोर्स होगा, उसको हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे? तो हम यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को, क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे अब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, क्लियर है? चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
यानी कि प्रैक्टिकली पूरे होल बॉडी कहने का मतलब सपोज कोई मैं स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लूँ, है ना, कोई स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लूँ, तो इस पूरे बॉडी का जो है, पूरे बॉडी पे जितने भी इलेक्ट्रिक चार्जेज हैं या फिर पूरी बॉडी की जो नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कही जाएगी, वो उसे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो वो उसे हम फाइंड आउट करते हैं कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तहत। क्लियर है? कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग। तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग ये भी बना सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कितने तरह के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं? डिस्ट्रीब्यूशंस 3 तरह के से यहाँ से हो पाएंगे, ठीक है। और यही सेम चीज आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में पढ़ने के लिए आएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में भी पढ़ने के लिए आएगा, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स में भी पढ़ने के लिए आएगा। तो जो क्लास 12 के स्टूडेंट है इसे ध्यान से समझ लें। क्लियर है? और जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, क्लियर। तो अब सारे टॉपिक्स को रिलेट करके अगर आप पढ़ोगे तो पूरा चैप्टर को समझना एक बार में बिल्कुल एकदम आसान हो जाता है ना। चलिए शुरू करते हैं आगे, है ना। कितने तरह के यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, ठीक है, कंटिन्यूअस चार्ज। जो पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसे हम लोग कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स रैखिक डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स I forgotten the Hindi meaning of distribution. Okay, don't worry. So linear distribution means रैखिक जो है मतलब बनते होंगे, है ना। जो चार्जेस हैं वो रैखिक रूप से यानी किसी लाइन के अलॉन्ग फैले होंगे। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूशन पहले मैं वर्ड पूरा कर लेता हूँ। क्लियर? डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि चार्जेज पर यूनिट लेंथ क्या होंगे। क्लियर है? कि यूनिट लेंथ में जो चार्जेज होंगे, ठीक है, उसे हम मेजर करते हैं किस रूप में? उसे हम कहते हैं लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज। क्लियर है? फिर से सुन लीजिए, चार्जेज पर यूनिट लेंथ यानी किसी यूनिट लेंथ में जितने भी चार्जेस प्रेजेंट होंगे उसे हम किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे? उसे हम लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन कहेंगे, ठीक है। जिसे हम लोग डिनोट करते हैं लेमडा से। किसे डिनोट करते हैं? दैट इज सिंबल लेमडा। ओके, लेमडा से शो किया जाता है। क्लियर है? यहाँ पे लेमडा का मतलब हो जाएगा चार्जेस पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? गुड। नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं यहाँ पे केवल सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन लिखता हूँ। क्लियर? सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब हुआ, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ चार्जेज पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया। वेट मिनट, चार्जेस पर यूनिट एरिया, जिसे हम लोग डिनोट करते हैं द सिंबल सिग्मा से। क्लियर है? इसे मैंने क्या कहा? इसे मैंने कहा लेमडा, और इसे मैंने कहा सिग्मा। क्लियर? नेक्स्ट, the third type of distribution. The third type of distribution is charge distribution, volume distribution. Yeah. Volume distribution of charges. Volume distribution. Distribution का मतलब है फैला होना, है ना। कि लिनियर डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि पर यूनिट लेंथ जो है कितने चार्जेस बते होंगे, कितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे। और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ कि पर यूनिट एरिया में जो है कितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे। और वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होगा पर यूनिट वॉल्यूम में कितने चार्जेस प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? आई होप आप सबको डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ चुका होगा। चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, या दैट इज डिनोटेड बाय रो। ऐसे भी हम लोग डेंसिटी को रो से कहते हैं। तो ये एक तरीके की डेंसिटी ही हुई, है ना, कि कितने लेंथ पे जो है यूनिट लेंथ पे कितने चार्ज प्रेजेंट है। तो ये लेंथ के लिए डेंसिटी हो गई, और ये एरिया के लिए डेंसिटी हो गई, और ये वॉल्यूम के लिए डेंसिटी होगी। और वॉल्यूम के लिए डेंसिटी को तो ऐसे भी हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये फिजिकल टर्म्स है ना, सिंबल्स के रूप में। और जो एरिया के लिए जो डेंसिटी होती है उसे हम सिग्मा से लिखते हैं, और जो लेंथ के लिए जो डेंसिटी होती है उसे हम लेमडा के रूप में लिखते हैं। क्लियर है? ओके, तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू करने जा रहे हैं। क्लियर? सो आप सब बने रहिए प्रेपाराइज के साथ, और प्रेपाराइज को आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। क्लियर है? तो मैं अंततः यही कहूँगा, लाइक प्रेपाराइज, सब्सक्राइब प्रेपाराइज, देन शेयर प्रेपाराइज। ओके, लास्टली थैंक यू टू यू ऑल।